गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो सभी। मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आ जाइए फटाफट से, हम यहाँ पर पढ़ने वाले आज संस्कृत दिग्दर्शिका, क्योंकि आज की क्लास हमारी है कल की जैसी यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी में संस्कृत दिग्दर्शिका है। उसका आज हम लास्ट चैप्टर करने वाले हैं संस्कृत दिग्दर्शिका का। और खंड काव्य जो आपके चल ही रहे हैं, आपको पता चल रहा है। कुछ बच्चों के डाउट्स इस प्रकार आ रहे हैं, मैम हमारा खंड काव्य कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, वैसे तो मैंने खंड काव्य पढ़ाया है, तो उस बीच में मैंने डिस्ट्रिक्ट भी बता दिया है। पर बाय चांस अगर कोई डिस्ट्रिक्ट गलत आ गया है या कुछ छूट गया है, तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा। चाहे कितना भी मैंने लिखा है कि ये डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चे ये फला जो खंड काव्य है, आलोकव्रत है, रश्मिरति है, सत्य की जीत है, या त्यागपति है, या श्रवण कुमार है, जो भी है 6 खंड काव्य आपके 6 में से जो भी आपका खंड काव्य लगता है, वो आपको स्कूल से पता करना होगा कि स्कूल, जिस स्कूल में आपका एडमिशन हो रखा है, वहां पर या तो फॉर्म फिल किया होगा, जब आपको ऑप्शन आए होंगे कि सब्जेक्ट कौन कौन से बनने, उसमें से खंड काव्य भी आता है। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं कहूंगी मैं, ये कहूंगी कि आपके स्कूल में कौन सा खंड काव्य चल रहा है, वही आपको पढ़ना होगा, उसी का पेपर आपको करना होगा। अब बोर्ड एग्जाम में क्या होगा बच्चों, सारे के सारे खंड काव्य का एक साथ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और हर एक खंड काव्य के 2 क्वेश्चन होंगे, या तो एक कथा वस्तु से रिलेटेड होगा, या फिर एक आपका जीवन चरित्र से, चरित्र चित्रण से रिलेटेड होगा, या फिर सारांश से रिलेटेड होगा, या फिर कहानी से रिलेटेड होगा, या फिर उद्देश्य या जो शीर्षक की सार्थकता है उस पर रिलेटेड होगा। मतलब किसी भी तरह से एक खंड काव्य 2 क्वेश्चन को लेकर आएगा, उसमें से भी आपको एक ही करना है। 10th में भी ऐसे ही करना होता है और 12th में भी ऐसे ही करना होता है कि आएंगे सभी खंड काव्य कि जिन जिन बच्चों का जो जो खंड काव्य लगता है सीधा उस पर आ जाओ। जैसे मेरा लगता है, मान लीजिए मेरा लगता है आलोकव्रत, तो मैं सीधा आलोकव्रत की तरफ देखूंगी। किसी बच्चे का लगता है सत्यजीत, तो वो सत्यजीत की तरफ देखेगा, या फिर किसी का लगता है रश्मिरति, तो वो रश्मिरति की तरफ, ठीक है। और रश्मिरति के और सबके 2-2 क्वेश्चन होंगे अथवा में आए होंगे, उनमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, और उसको ही आपको अच्छे तरह से करना है, बिल्कुल कंफ्यूज हुए बिना, ठीक है। तो अब आपके जो भी डाउट्स थे, कुछ बच्चों के थे, कुछ बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट है, जल्दी समझ जाते हैं। और अगर पहले भी मैंने जैसे खंड काव्य पढ़ाया, उसमें भी मैंने आपको बार बार बताया है, फिर भी नहीं समझ में आता, तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है आपको क्या करना है, ठीक है। तो अब चलिए बच्चों, यहाँ हम आज करने वाले हैं संस्कृत दिग्दर्शिका का हमारा लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है पंचशील सिद्धांत, ठीक है। अभी पंचशील सिद्धांत है ना, इसका कोई और नाम नहीं है, पंचशील सिद्धांत ही बोलते हैं इनको, कि 5 सिद्धांत हैं। उन 5 सिद्धांतों के आधार पर पहले व्यक्तिगत तौर पर ये 5 सिद्धांत चलते थे, लेकिन अब इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन 5 सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है। खास तौर पे जब महात्मा बुद्ध, जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपने शिष्यों को 5 सिद्धांत सिखाए थे। वो 5 सिद्धांत व्यक्तिगत विकास के थे, व्यक्तित्व के विकास के लिए थे, या व्यक्तिगत स्तर पर थे कि हर एक मनुष्य को इन सिद्धांतों के आधार पर अपना जीवन यापन करना चाहिए, ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि जब चीन के साथ में संधि करनी हो रही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने चीन के साथ में एक संधि प्रस्ताव जो है स्वीकार किया था, और उसमें यह था कि दोनों ही जो देश है बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाले थे, इसलिए बौद्ध धर्म के इन पंचशील सिद्धांतों को आधार बनाकर और फिर उस संधि प्रस्ताव को साइन किया गया था, ठीक है। तो उन्हीं पंचशील सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे कि इन पंचशील सिद्धांतों की जो उद्देश्य है, सिद्धांत तो 5 ही है, लेकिन उनके जो उद्देश्य है कि इन सिद्धांतों को क्यों लागू किया गया था, इन सिद्धांतों के अनुसार क्यों वो संधि की गई थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब हर एक देश इन पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही मैत्री भाव रखता है, तो आपसी रिश्ते जो है वो सही बने रहे, इसलिए पंचशील सिद्धांत जो है काफी उपयोगी और मतलब लाभदायक सिद्ध हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम कल की तरह करेंगे, जैसे हमेशा करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम बारी बारी से एक एक पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद करेंगे, ठीक है ना। पंचशील शिष्टाचार विषय का, ठीक है, यहां से शुरू हो गया है ये पंचशील शिष्टाचार विषय का, तो हम यहां से शुरू करेंगे पंचशील सिद्धांत। तो पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का, कि पंचशील का मतलब होता है, यहां लिख लेते हैं पंचशील सिद्धांत, बहुत सारे हैं ना इसलिए बहुवचन आएगा। पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशील मिति नामना
स्वशिष्यान् शास्ति स्म, अतः एवायं शब्द अधुना अपि तथैव स्वीकृत। इमे सिद्धांत क्रमेण एव सन्ति। क्रम से इस प्रकार है: अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमाद और ब्रह्मचर्य। ये 5 प्रकार के सिद्धांत है। आगे देखिए, बौद्ध युगे इमे सिद्धांता व्यक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन परम अद। परम और अद यहाँ पर संधि हो चुकी है, परम और अद। लेकिन आज इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि। कितना बड़ा शब्द है, इसको कैसे पढ़ना है बच्चों? परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांतिश्च साधनानि सन्ति। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य। इतने बड़े शब्द को देखकर घबराना नहीं है, टुकड़ों में पढ़ना है और वो टुकड़ों में ही होता है। श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान् अधिकृत्यु एवाभवत्। यतो हि उभावपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तो आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांतः नवीनं राजनीतिकं स्वरूपं ग्रहीतवन्तः एवं च व्यवस्थितः। नेक्स्ट देखिए, किमपि राष्ट्र कस्यचनानस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विशेषेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। ये पंचशील सिद्धांत है और 5 सिद्धांतों के उद्देश्य है कि आपको क्या क्या करना है, सिद्धांतों के अनुसार क्या करना है। प्रत्येक राष्ट्र परस्परम प्रभुसत्ताम प्रादेशिकीम अखंडताम च सम्मान निश्चयति। प्रत्येक राष्ट्र परस्परम समानतां व्यवहारयन्ति। किमपि राष्ट्र परेण नाक्रयन्ते। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथ स्व प्रभुसत्तां शान्त्या रक्षयन्ति। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शान्तिमिच्छन्ति तानि इमान् नियमान् अंगीकृत्य परराष्ट्र सौहार्द स्वमैत्री भावं दृढ़ीकुर्वन्ति। ठीक है, इसे छोटे छोटे अक्षरों में आपको पढ़ना है। अब आ गया आपका यहाँ तक, बस यहीं तक चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है आपका, बहुत छोटा सा पार्ट है। अब इसका बारी बारी से हम क्या करेंगे, हिंदी अनुवाद करेंगे। ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा पूरा संस्कृत का पैराग्राफ। तो यहाँ लिखेंगे हम अनुवाद कार्यम। अनुवाद कार्य जो पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत था। पंचशील यानी शिष्टाचार विषय के सिद्धांत। ठीक है, महात्मा गौतम बुद्ध पंचशील यानी कि शिष्टाचार विषय के सिद्धांत। अब ये बच्चों आप कहोगे शिष्टाचार क्या होता है? आपका जो बिहेवियर है, यानी कि आप सोसाइटी में रह रहे हो, आप समाज में रह रहे हो, समाज में रहने के कुछ नियम होते हैं। हर व्यक्ति के कोई ना कोई आदर्श होते हैं, सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों के अनुसार वो जीवन यापन करता है। जैसे उसको कभी भी चोरी नहीं करनी है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, कभी भी प्रमाद नहीं करना है। ठीक है, कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी है। ठीक है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मतलब बुरी आदतों में उसको नहीं फंसना है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि विवाह नहीं करना है, ऐसा नहीं। उसको बुरी आदतों में नहीं फंसना है, बुरे काम उसको नहीं करने हैं, किसी लत में नहीं पड़ना है। जैसे शराब नहीं पीना है, और नारी संगति जो है अन्य पर नारी संगति है वो उसको नहीं करनी है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, पंचशील सिद्धांतों के अंतर्गत आती है। कि बौद्ध धर्म में पंचशील सिद्धांतों का विशेष उल्लेख दिया गया है। उसमें कहा गया है कि एक मनुष्य को किस प्रकार का जीवन यापन करना चाहिए, तो उसका जीवन कैसा हो जाएगा, सफल हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, और न किसी के जीवन में हस्तक्षेप करना चाहिए। और अगर जैसे हर कोई व्यक्ति पंचशील सिद्धांत का अनुसरण करेगा तो कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के जीवन में इंटरफेयर नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब जब कोई नहीं करेगा तो किसी के जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि अगर कोई दखलंदाजी नहीं होगी, हस्तक्षेप नहीं होगा, जब किसी के मैटर में या किसी के
जीवन में या किसी के कार्य में दूसरों के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, बिना बात के उसमें कूदा नहीं पड़ जाएगा, तो फिर वहां विवाद कैसे होगा? यानी कि जो भी आपसी रंजिशें है या आपसी विवाद है वो नहीं होगा। जब आपसी विवाद नहीं होगा तो बहुत अच्छे से जीवन यापन होगा। तो महात्मा बुद्ध के यही विचार थे कि अच्छा जीवन जीने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए एक दूसरे के मैटर में या एक दूसरे के किसी भी कार्य में या व्यवहार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी, तो उनमें से ही हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलमिति नामना स्वशिष्यान शास्ति स्म। महात्मा गौतम बुद्ध ने ये जो पंचशील, ये पांचों जो सिद्धांत है ना, इनको पंचशील सिद्धांत नाम दिया। अब क्यों नाम दिया? ये 5 है ना, इसलिए। क्यों? क्योंकि 5 सिद्धांत है, इसलिए इनको पंचशील नाम दिया। और ये इन्होंने अपने शिष्यों को सिखाने के लिए लिए थे। इन सिद्धांतों का जो प्रतिपादन किया था गौतम बुद्ध ने, वो अपने शिष्यों को सिखाने के लिए, ताकि वो अपने शिष्यों को, फिर वो अपने शिष्यों को, जो जनरेशन है आगे से आगे अपने पंचशील सिद्धांतों का अनुसरण करती रहे। अतः एवायम शब्द अधुनापि, अतः ये जो शब्द है आज भी, अधुनापि का मतलब होता है आज भी, तथैव इसी प्रकार, स्वीकृत स्वीकार किए गए हैं, स्वीकार किए हैं। इमे सिद्धांता क्रमेण एव संति, ये सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत क्रम से इस प्रकार है। कौन कौन से है भाई? पहला आ जाता है आपका अहिंसा, दूसरा आता है आपका सत्यम, तीसरा आता है आपका अस्तेयम, चौथा आता है आपका अप्रमादम, और 5वां आता है आपका ब्रह्मचर्य। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है किसी को कष्ट न पहुंचाना, यानी कि किसी को मारना नहीं, मारना नहीं। ठीक है। सत्य, अस्तेयम, चोरी नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, और ब्रह्मचर्य। ठीक है। इस प्रकार ये 5 सिद्धांत आते हैं। तो अब करते हैं इसका अनुवाद, कि अगर संदर्भ पूछा जाता है तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से उद्धृत किए गए हैं। ठीक है। और अनुवाद में आ जाएगा यहाँ पर, पंचशील शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध पंचशील नामक इन 5 सिद्धांतों का अपने शिष्यों को उपदेश देते थे, इसलिए यह शब्द आज भी उसी रूप में स्वीकार किया गया है। और यह सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार है। कौन कौन से है? अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, प्रमाद न करना और ब्रह्मचर्य। ये 5 सिद्धांत इस प्रकार है। तो समझ में आए बच्चों? अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, प्रमाद न करना और ब्रह्मचर्य। आगे देखिए बच्चों दूसरा पैराग्राफ। बौद्ध युगे, ये जब बुद्ध काल में, जब बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध का वर्चस्व था, यह बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचलन था, खास करके मौर्यकालीन समय में। आप देख सकते हो अशोक के समय में, या फिर आप अशोक कालीन या बिंबिसार के रूप में के समय में, ठीक है, चाणक्य के समय में, जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है ना बहुत ज्यादा था। तो बौद्ध युग में ये सिद्धांत, बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन, कि व्यक्तिगत जीवन के, क्या लिखेंगे? व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए, उत्थान के लिए प्रयुक्त थे। ठीक है। आसन यानी थे। कि बौद्ध युग में ये जो सिद्धांत है ना, केवल और केवल पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए थे, कि हर व्यक्ति को अपना जीवन बहुत अच्छा करना था, हर व्यक्ति को अपने जीवन में उत्कृष्टता लानी थी, इसलिए इन सिद्धांतों का अनुसरण करता था। ठीक है। परम अद, लेकिन आज इसे या फिर इन्हें, इमे यानी बहुवचन आ जाएगा। ठीक है। लेकिन आज इन्हें, इन सिद्धांतों को राष्ट्राणाम परस्परम, परस्परम का मतलब होता है आपसी, मैत्री, मित्रता, सहयोग, कारणानि विश्व बंधु तत्वस्य
विश्व शांतिश्च साधनानि सन्ति। लेकिन आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के आपसी मित्रता और सहयोग के कारण विश्व बंधुत्व के विश्व शांति के साधन साबित हो गए हैं। या फिर कहेंगे कि आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के, यानी कि जितने भी राष्ट्र हैं उन सभी के आपसी मित्रता और सहयोग विश्व बंधुत्व के और विश्व शांति के साधन के कारण हो गए हैं। ये सिद्धांत आपसी मतलब आपसी टकराव नहीं है, आपसी परस्पर सहयोग की भावना है, मित्रता की भावना है, विश्व बंधुत्व की भावना है, या फिर विश्व शांति की भावना जो है उसका एकमात्र कारण है पंचशील के 5 सिद्धांत। ठीक है, और पंचशील के 5 सिद्धांत कौन कौन से है ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देख लिया है। राष्ट्र नायक के, हमारे देश के जो नायक थे, श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले, जब वे प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री काल में, ठीक है, चीन देशेन सह, चीन देश के साथ, चीन देश के सह यानी साथ, भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्यु एवा भवन, कि भारत की जो मित्रता है चीन के साथ जो हुई थी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में, वो भारत की जो मैत्री है इन्हीं पंचशील सिद्धांतों के इनको अधिकृत करने से हुई थी। ठीक है, यतो ही उभावपि, क्योंकि यतो ही का मतलब होता है क्योंकि, उभावपि दोनों ही देशों बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो, दोनों ही देश बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठावान थे, क्योंकि दोनों ही धर्म बौद्ध धर्म के प्रति, दोनों ही जो देश है वो बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठावान थे। समझ में आ रहा है? आधुनिक जगती, आज के समय में, आधुनिक समय में संसार पंचशील सिद्धांता नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहीतवंत, आज के समय में संसार ने पंचशील सिद्धांतों का नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है, एवं च व्यवस्थित, और यह व्यवस्थित है। आज के समय में आज पंचशील सिद्धांतों का नया स्वरूप संसार ने ग्रहण कर लिया है, संसार के सभी राष्ट्रों ने ग्रहण कर लिया है, और इसी आधार पर ये सभी व्यवस्थित है। ठीक है, चलिए इसका करते हैं हम अनुवाद। तो संदर्भ हमारा पहले जैसा ही रहेगा, अनुवाद में आ जाएगा कि बौद्ध काल में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्री एवं सहयोग के कारण विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन है। राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार करके ही चीन देश के साथ भारत की मित्रता हुई थी, क्योंकि दोनों ही राष्ट्र बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं। आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांतों के नए राजनीतिक स्वरूप, पंचशील सिद्धांतों ने नए राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया है तथा वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब यहां पर पंचशील सिद्धांत जो व्यवस्थित है वो इस प्रकार है, निश्चित किए गए हैं। कौन कौन से? कि किमपि राष्ट्र कस्यचनानस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति, कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषय में किसी भी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करेगा, व्याघातम न करिष्यति, हस्तक्षेप नहीं करिष्यति, करेगा, भविष्य काल का हो गया कि कभी नहीं करेंगे। ठीक है, अगला आ जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र परस्परम संप्रभुता, कि हर राष्ट्र, प्रत्येक राष्ट्र आपसी संप्रभुता, प्रादेशिकी अखंडतांच
और प्रादेशिक अखंडता के लिए। हर राष्ट्र आपसी संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा, अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्परम समानताम व्यवहरति, कि प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ आ जाता है इसका अनुवाद कि कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, पहला। और दूसरा आ जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता तथा प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। तीसरा, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। परस्पर मतलब आपस में, परस्पर का मतलब होता है आपस में, आपसी समानता का व्यवहार करेगा। आगे देखिए, किमपि राष्ट्र परेण नाकृष्यन्ते, मतलब कि कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर, किमपि राष्ट्र दूसरों पर आक्रांत नहीं करेगा। आक्रांत मतलब आक्रमण नहीं करेगा। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथ स्वाम स्वाम प्रभुसत्ताम शांत्याम रक्षयन्ति, सभी राष्ट्र भी, कोई भी राष्ट्र हो, सभी राष्ट्रों में राष्ट्र मिथ स्वाम स्वाम अपनी अपनी प्रभुसत्ता और शांति की रक्षा करेंगे। विश्वस्य यानी राष्ट्राणि शांति मिच्छन्ति तानि ईमान नियम अंगीकृत्य पर राष्ट्र सार्ध स्वमैत्री भाव दृढ़ी कुर्वन्ति, अगर विश्व के जो भी राष्ट्र जो है वो शांति की इच्छा रखते हैं तो इन सभी नियमों को अंगीकृत कर दूसरे राष्ट्रों के साथ में सौहार्द की भावना और मैत्री भाव को दृढ़ कर सकते हैं। अगर जो देश शांति और शांति की इच्छा रखते हैं, शांति चाहते हैं, वे राष्ट्र इन नियमों को अंगीकृत करके अपने देश में शांति को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, कि कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से आक्रांत नहीं होगा, मतलब कि भयभीत नहीं होगा, आक्रमण नहीं किया जाएगा, उस पर आक्रमण नहीं करेंगे। सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। विश्व के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं वे इन नियमों को अंगीकार यानी स्वीकार करके दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने मैत्री भाव को दृढ़ करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार ये पंचशील सिद्धांत ही एक देश दूसरे देश के साथ में करते हैं और इन सिद्धांतों के आधार पर एक देश दूसरे देश के साथ में शांति स्थापित करता है, मित्रता की भावना रखता है, सहयोग की भावना करता है। ये पंचशील सिद्धांत बहुत जरूरी है। अहिंसा का जो सिद्धांत है उसमें ये बताया जाता है कि अगर कोई आक्रमण हुआ है तो उसमें आपको रक्षा करनी है, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई है तो उसमें आपको सहयोग करना है, तो सहयोग की भावना होनी चाहिए, मित्रता की भावना होनी चाहिए। और अभी हमारा जो देश है विश्व बंधुत्व की या वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सार मतलब उसका अर्थ प्रस्तुत कर रहा है, पूरे विश्व के साथ अपना संबंध जोड़ रहा है। ठीक है, पूरे विश्व में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है वो जा रहे हैं, वहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, वहाँ के देशों के जो भी लीडर्स हैं उनके साथ में मित्रता की जो भी संधि हो रही है या मैत्री भावना को बढ़ा रहे हैं। तो ये जो मैत्री भावना है ये ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, यही वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सार यानी कि उसका अर्थ प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं यहां पर हम प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न आता है कि गौतम बुद्ध कान सिद्धांतान अशिक्षयत, तो गौतम बुद्ध कौन से सिद्धांतों को सिखाते हैं? तो गौतम बुद्ध पंचशील मिति नामना सिद्धांतान स्वशिष्यान शिक्षयत, कि गौतम बुद्ध पंचशील नाम के जो सिद्धांतों को अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे, उपदेश देते थे। क्वेश्चन सेकंड आ जाएगा, महात्मन गौतम बुद्ध से पंचशील सिद्धांत के संति, तो महात्मा गौतम बुद्ध के जो 5 सिद्धांत है पंचशील सिद्धांत वो कौन कौन से हैं? या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, गौतम बुद्ध से सिद्धांत के आसना, गौतम बुद्ध के जो सिद्धांत थे वो कौन से थे? या फिर ऐसे आ सकता है कि पंचशील सिद्धांत के आसन, कि पंचशील सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पहला आ जाएगा अहिंसा, दूसरा आ जाएगा सत्यम, तीसरा आ जाएगा अस्तेयम, चौथा आ जाएगा अप्रमाद, पांचवा आ जाएगा ब्रह्मचर्य। इति पंचशील सिद्धांता संति। चाहे किसी भी तरह से प्रश्न आता है आपको जो आंसर है वो एक ही तरीके से देना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3,
क्रमेण के पंचशील सिद्धांता भवति। तो क्रम से कौन कौन से है, तो ये क्रम से ही लिखे गए हैं। तो क्रम से यही है कि अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादः और ब्रह्मचर्य, ये क्रमेण यानी कि क्रम से ही लिखे गए हैं। इनको ऐसे ही याद करना है आपको, अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादम और ब्रह्मचर्य। इसी तरह से आपको पंचशील सिद्धांतों को क्रम से याद करना है, क्योंकि पूछ लिया जाए कि भाई चौथे नंबर का सिद्धांत कौन सा है, पांचवा सिद्धांत कौन सा है, दूसरा सिद्धांत कौन सा, तीसरा कौन सा है, तो आप कैसे बताओगे? क्रम से होगा तभी बताओगे ना। और एमसीक्यूज में ऐसा आ सकता है, बौद्ध युगे इमे सिद्धांता कस्य हेतु प्रयुक्ता आसन, कि बौद्ध युग में इन सिद्धांतों का किसके लिए हेतु यानी किसके हित में ये प्रयुक्त होते थे। तो बौद्ध युग में इमे सिद्धांता व्यक्तिगत जीवनस्य अभ्युत्थानाय, यानी कि व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त होते थे। वो बौद्ध कालीन समय में ये जो पंचशील सिद्धांत है ये किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए, यानी कि व्यक्तिगत जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए इन सिद्धांतों का प्रयोग होता था। नेक्स्ट चलिए, भारत चीन देशों कस्मिन धर्मे निष्ठावंतो। भारत और चीन दोनों देश कौन से धर्म के प्रति निष्ठावान थे? तो भाई बौद्ध धर्म में। कौन से धर्म में? बौद्ध धर्म में। भारत चीन देशों बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, पंचशील मिति की दृश्य सिद्धांत संति। पंचशील के इस प्रकार के सिद्धांत हैं। तो पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का, यह आंसर लिखना है आपको। शिष्टाचार विषय के सिद्धांत है। शिष्टाचार यानी कि व्यवहार कैसा होना चाहिए आपका, दूसरों के प्रति, आपके पड़ोस के प्रति, आपके आसपास रहने वालों के प्रति आपका व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, वो बताया है पंचशील सिद्धांतों के अंतर्गत। राजनीति, आपके पास राजनीतिक विज्ञान होगी, मतलब आपका 12th में जिसके पास राजनीतिक विज्ञान है, 12th में तो अभी तो नहीं होगी क्योंकि ये तो पीसीएम और पीसीबी वाले बच्चे सारे, जैसे जिन्होंने लिया है आर्ट सब्जेक्ट लिया होगा, जिन्होंने पॉल साइंस ली होगी तो, या फिर हिस्ट्री ली होगी, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में पंचशील सिद्धांतों को पढ़ाया जाता है। कक्षा 10 तक तो कंपलसरी तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, व्याकरण आधारित प्रश्न। ज्यादा प्रश्न नहीं है इसमें, थोड़े से ही है। तो ये है आपका संधि विच्छेद करने का प्रश्न। नैशः, नैश में आ जाएगा न धन ऐशः, न धन ऐशः, क्या हो गया? नैशः। और ये है आपका वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। शब्दस्य तस्य, तो ये हो जाएगा शब्दस्य धन एतस्य, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों आपका? वृद्धि संधि में चला जाएगा, वृद्धि संधि में। ठीक है, क्योंकि यहां पर अ है और यहां पर ए है, दोनों मिलके ए बन जाएगा। यहां पर भी अ है और यहां पर भी ए है, दोनों मिलके ए बन जाएगा, इसलिए वृद्धि संधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, पंचादशाधिके, तो ये हो जाएगा पंचादश। पंचादश ऐसे ही लिखेंगे हम लोग जैसे लिखा हुआ है, पंचादश, ये हो गया पंचादश धन अधिके, अधिके, पंचादश अधिके। तो ये है हमारी विसर्ग के साथ में स्वर का मेल हुआ है, इसलिए विसर्ग संधि है। ठीक है, अब यहां पर आ गया है द्वयोरपि, द्वयोरपि, तो ये हो गया है द्वय और ये हो गया है रपि, सॉरी अपि, द्वय धन अपि, और ये भी हमारी विसर्ग संधि है। ठीक है, राष्ट्र सार्धम, तो ये हो जाएगा बच्चों राष्ट्र विसर्ग और सार्धम। जब विसर्ग र बन जाता है, विसर्ग स बन जाता है, तो वहां पर विसर्ग संधि ही होती है। तो ये तो ऋत्व संधि थी और ये सत्व संधि है, इसलिए विसर्ग संधि। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलिए आता है आपका विभक्ति और वचन बताने हैं बच्चों। तो ये पहला आ गया है, ये दूसरा आ गया है, ये तीसरा आ गया है, ये चौथा आ गया है,
ये पांचवा और ये छठा। और यहाँ पे होगी आपकी विभक्ति, यहाँ पे होगा आपका वचन। तस्मात, तस्मात में आ गया पंचमी विभक्ति और एक वचन। एतस्य, एतस्य में आ गया आपकी षष्ठी विभक्ति और एक वचन। ठीक है। युगे, युगे में आ गया है आपकी सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। कारणात, कारण, तस्मात और कारणात त आया है तो यहां पर भी पंचमी विभक्ति, पंचमी और एक वचन। सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी नपुंसकलिंग में है, सर्व शब्द में, तो यह आ गया है हमारा प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। प्रादुर्भूतस्य, स्य आ गया, जब भी स्य आता है सीधा सीधा षष्ठी आती है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति और एक वचन। हो गया, तो कर लेंगे ना, ये एक वचन वाली चीजें है, ये तो आप अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, बाकी चीजें चलो आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, तो बाकी में ताभ्याम, काभ्याम, सर्वाभ्याम इस तरह से आ जाता है, तो आपको ट्रिक से थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार बच्चों फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, कि यहाँ से हमने अनुवाद कार्य शुरू किया था। तो अनुवाद में आपको पूरी बारी बारी से एक एक पैराग्राफ का आपको अनुवाद मिलेगा। ये 5 सिद्धांत है, पंचशील सिद्धांत है ये पांचों। ये आपको क्रम से याद करना है कि 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4 और ये 5। ठीक है, और उसके बाद ये दूसरा पैराग्राफ आ चुका है आपका, और ये हो गया हमारा इसका अनुवाद। ठीक है, ये तीसरा आ गया है, ये इसका अनुवाद, और ये चौथा पैराग्राफ आ गया है, और ये इसका अनुवाद। फिर आ गए हमारे प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर जो आपके बुक के हैं ना, सारे वही है, बुक से बाहर कहीं नहीं गए हैं। ये देख लीजिए, ये यहाँ ये सारे एक एक लाइन के प्रश्नोत्तर है। ये व्याकरण के प्रश्न आ गए हैं, संधि विच्छेद, और संधि विच्छेद हम ऑलरेडी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, पूरा डिटेल में, कम से कम 6 से 7 लेक्चर हमारे संधि के हुए थे। ठीक है, और ये आपका आ गया विभक्ति और वचन। तो फाइनली बच्चों आज हमारा जो संस्कृत दिग्दर्शिका का कोर्स था वो पूरा हो चुका है। अब हमारा कोई संस्कृत दिग्दर्शिका का कोर्स नहीं है, तो अब देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो अगली जो क्लास होगी आपकी, उसमें कोशिश करी जाएगी कि साथ में, क्योंकि यूपी बोर्ड की ये क्लास है, तो हो सकता है बाकी का जो कंटेंट है उसको मैं ले लूँ साथ में, तो वो आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। ठीक है, और बहुत ही जल्दी रिवीजन शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोर्स अब ऑलमोस्ट पूरा होने ही वाला है जस्ट, तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलते हैं नई क्लास।